बंगाल में हमने देखा कि एक विडंबना है, पूरे मुल्क में लोग भाजपा को जानते हैं और भाजपा के खिलाफ ज़बरदस्त लोगों में एक लोग सजग है, चौकस है। बंगाल में हमने देखा कि चूँकि अभी तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, एक अजीब किस्म की वहाँ स्थिति बनी हुई है कि एक बड़ा हिस्सा लोग कह रहे हैं कि भाजपा को एक बार मौका देके देखा जाए। तो बंगाल एक तरह से देश की राजनीति की मुख्य धारा से कट गया है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बंगाल के लोग, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको भाजपा को झेल कर ही, बंगाल में भाजपा की सरकार बनाकर ही तब आप भाजपा के बारे में समझेंगे। मोदी जी से समझ लीजिए भाजपा क्या है, जोगी जी से समझ लीजिए भाजपा क्या है, असम में, त्रिपुरा में, बिहार में, झारखंड में इन सरकारों को देख करके, गुजरात को देख करके समझ लीजिए भाजपा क्या है। बंगाल के अंदर जैसे जैसे भाजपा की ताकत बढ़ी है, जिस तरीके की नफरत, जिस तरीके की गुंडागर्दी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, और हमको याद रखना होगा कि बंगाल पार्टीशन इस देश में एक बंगाल में हुआ था, एक पंजाब में हुआ था, और उस बंगाल में फिर अगर भाजपा का कहीं भी सरकार बन जाए, वो महज ये बात नहीं होगी कि चलो और एक राज्य में भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा को सत्ता में आने का जितना खतरनाक जो उसका मतलब निकल सकता है, वो बंगाल में निकलेगा अगर बंगाल भाजपा के हाथ में चला गया तो। इसलिए हमारी पूरी कोशिश अभी है कि भाजपा के खिलाफ बंगाल को सेंसिटाइज किया जाए। नमस्कार, मैं हूं एस.ए. सत्थर न्यूज़ 4 से, और आज मैं हूं एक ऐसे शख्स के साथ में जो अपने आप में राजनीति के इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। मैं खुद भी मानता हूं इस चीज़ को, और मुझे साफ बोलने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने पूरा युग देखा है अपने आप में कई दशकों से। तो मैं आज उन सारे सवालों को छोटे छोटे मैं कई मुद्दों पे बात करूँगा, किसानों का मुद्दा हो या फिर अभी जो हालात हैं उस पर भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी हर जगह सवाल पूछने का उस तरह से खुल के मौका नहीं मिल पाता है या मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आज मैं खुल के इनसे बात करना चाहता हूँ। कुछ तल्ख सवाल भी हैं, मैं वो भी पूछूंगा ताकि आप लोगों को जवाब मिल सके। जी हाँ, मैं जिन शख्स की बात कर रहा हूँ उनका नाम है दीपंकर भट्टाचार्य, और बहुत शानदार प्रदर्शन अभी इन लोगों ने बिहार चुनाव में किया है, जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। अब बात करते हैं। दीपंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में सबसे पहले, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी चीज़, सबसे पहला सवाल मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी किसानों का बहुत अहम मुद्दा है सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में, कि किसानों के जो हालात हैं, जिस तरह से उन पर तंज किए जा रहे हैं, ये पिज़्ज़ा खाते हैं, ये जीन्स पहनते हैं, और जो क्लास फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है उनके लिए, जो आतंकवादी या दलित होता है तो बोल दिया जाता है कि उग्रवादी है, ये नक्सलाइट है, नक्सलवादी है, मुस्लिम होता है तो आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें वो आप जानते हैं। तो किस तरह आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, इस प्रोपेगेंडा को जो गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा किसानों का एक उभार है देश में। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में खेती से जुड़े हर आदमी, और पूरा पंजाब, एक्चुअली पूरे पंजाब में वो कहते हैं कि हमारा कल्चर ही एग्रीकल्चर है, पंजाब वाले। तो पूरा का पूरा पंजाब इस समय इस उभार में, किसान आंदोलन में शामिल है। हमने देखा, हम गए थे टिकरी बॉर्डर में, हरियाणा के अंदर भी बिल्कुल यही स्थिति है। अब बाकी देश में ये ज़रूर है कि इस समय दिल्ली में आपको पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन बाकी देश में भी किसानों की पूरी हमदर्दी इस आंदोलन के साथ है। ये ज़रूर है कि जब पंजाब के किसान होंगे, और पंजाब के किसान का मतलब है कि वो वैसे किसान भी आएंगे जिनके बेटे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में भी जाते हैं। तो वो आज के दौर के जो किसान हैं, तो उनके बेटे अगर जीन्स पहनेंगे, उनके बेटे अगर अंग्रेज़ी में बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। ये तो समाज के विकास का ही नियम है। और एक समय आएगा जब बिहार में भी आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगा। अभी भी आज की डेट में मुझे लगता है कि बिहार में भी एक हिस्सा आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसान के बेटे हैं, नई पीढ़ी है, वो इसी तरह से बात करते होंगे। ये ज़रूर है कि सरकार की एक कोशिश है, जो हमने पिछले साल भी, जब नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ इतना बड़ा उभार
और मैं समझता हूँ कि वो एक नागरिकता आंदोलन था। इस देश में बहुत सारी चीज़ें भाजपा वाले कहते हैं कि एक देश, और उनका बस चले तो कह दे कि एक देश और एक ही दल और एक ही नेता और एक ही विचार और एक ही धर्म और एक ही भाषा हो। लेकिन वो तो हमें निश्चित तौर पर एक देश है, और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग बोली है, अलग अलग लोगों के रीति रिवाज है, खान पान रहन सहन अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक नागरिकता की बात है, मैं मानता हूँ कि एक देश बिल्कुल एक बराबर की नागरिकता होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप नागरिकता के नाम पर कोई ऐसी गाड़ी चला दें जिसमें कुछ लोग एसी फर्स्ट क्लास में चले, कुछ लोगों को आप जनरल कंपार्टमेंट में डाल दें, कुछ लोगों को आप आरएसी में डाल दें, कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दें, और कुछ लोगों को उस ट्रेन में आप चढ़ने ही ना दें, उनको डिटेंशन कैंप में डाल दें। तो ये देश के अंदर नागरिकों के बीच में ये भेदभाव, वो भी धर्म के आधार पर, बहुत गलत। इसलिए मैं तो एंटी सीएए मूवमेंट को मैं मानता हूँ कि वो समान नागरिकता आंदोलन, और उस आंदोलन के बारे में भी यही दुष्प्रचार किया गया, गलत प्रचार किया गया कि ये सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखो, ये मुस्लिम समाज का आंदोलन है। और लेकिन देश में हमने देखा कई जगह छात्र नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और हमने तो बिहार में, आपको शायद याद होगा कि एनपीआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो, इसके लिए बहुत बड़ा 30-40 हज़ार लोगों का एक विधानसभा मार्च, जिसमें पूरे बिहार के आम गरीब थे, कहीं से कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं था। तो बिल्कुल इसी तरह आज भी इस आंदोलन को पंजाब का आंदोलन, धनी किसानों का आंदोलन, ये कह कर के इस आंदोलन के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। और मैं मानता हूँ कि इसमें हम लोगों को मेहनत करनी होगी, लोगों को समझाना होगा बीजेपी का जो दुष्प्रचार है, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि गरीबों का भी आंदोलन है। अगर पूरी खेती पर कब्जा हो जाएगा अदानी अंबानी का, इसका मतलब हमारा जो फूड कॉरपोरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब देखते ही देखते 1-2 साल में जो भी राशन का सिस्टम है देश में वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो घाटा गरीबों को है। तो इस बात को हमें लगता है कि गरीबों को समझाना बहुत ज़रूरी है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, बड़े किसानों का नहीं है, ये छोटे किसानों का भी है, देश के आम गरीबों का भी है। दूसरा, इस समय अगर अदानी अंबानी ये तो सिर्फ खेती पर कब्जा नहीं जमा रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद एक तरह से सरकार, लोगों को लग रहा है कि अदानी अंबानी की जेबी सरकार है। अभी संपत सरल को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो, तो इधर मोदी जी और अमित शाह और उधर अदानी और अंबानी, तो ये एक परिवार बन गया है। और ये जो परिवार बना है इस देश के अंदर बहुत खतरनाक है। आप रेलवे को बेच दे रहे हैं, आप हवाई अड्डा बेच दे रहे हैं, आप बंदरगाह बेच दे रहे हैं, और खेती को भी बेच रहे हैं। तो हमें लगता है कि उन नौजवानों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है जो इस समय निजीकरण के खिलाफ अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको भी ये बात समझ में आनी पड़ेगी कि भाई ये खेती पर जो अगर कंपनियों का कब्जा होगा, अदानी अंबानी कंपनी राज, तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में, देश की आज़ादी खतरे में, और इस अभी भी हिंदुस्तान सबसे पहले किसानों का देश है। ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि ये पूरे देश का मसला है। तो ये आप कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप से सोचिएगा कि खाना कहाँ से आएगा, फूड कहाँ से आएगा। और एक बहुत बड़ा नाम है ब्रेख्त थिएटर में, उन्होंने एलिनेशन की थ्योरी दी है। अगर आप लोगों को बताऊं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसी ने अगर कपड़ा बनाया है ये तभी कोई आदमी पहन सकता है, किसी ने अगर जूते बनाए हैं तभी दूसरा आदमी पहन सकता है। और सोशलिज्म और सोशल स्ट्रक्चर इसी पे चलता है। तो अगर एक बहुत बड़ा जिससे आपकी जीविका चलती है अगर वो रुक जाए या उनके हाथ से निकल जाए, तो फिर आप सोचिए कि जो 50 रुपये अनाज मिल रहा है, सपोज़ कीजिए कि कोई भी आलू मिल रहा है या प्याज मिल रहा है, तो कल को 70-75 वो अपने हाथ से, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो फिर सरकार बोलेगी तो हमारे हाथ में है नहीं। अब जैसे अभी पेट्रोल का भी हुआ था बीच में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम में जी। तो मैं अगला सवाल ये आपसे करना चाहता हूँ कि आगे आप इस आंदोलन का मुस्तकबिल, फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? अगर सरकार नहीं मानी तो क्या होगा आगे? ये आंदोलन ज़रूर जीतेगा, क्योंकि किसान जब इस देश में जब लड़े हैं तो किसानों के आगे सरकार को हमेशा पीछे हटना पड़ा है। जरूर 12-13 किसान की मृत्यु हो गई है, वो बहुत दर्दनाक हादसा रहा है। इस पर किस तरह से? नहीं, बिल्कुल, ये तो हमें लगता है कि 16 तक का आंकड़ा अभी आ गया है, और बहुत ही खतरनाक है इस समय देश में। और सरकार, हमें लगता है कि लोगों को ये बात लोग समझ रहे हैं कि जिस समय सच में कोरोना का कहर था, उस समय सरकार ने संसद का सत्र बुला लिया। इसलिए बुलाया क्योंकि किसानों के खिलाफ उनको कानून पारित करवाने थे।
और वो ज़बरदस्ती बहुमत भी उनके पास नहीं था और तमाम संविधान को कायदे कानून उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने कानून पारित कर दिया। आज जब पिछले 20-22 दिन से हजारों हजार किसान, लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस समय संसद का सत्र होना चाहिए, इस समय बहस होनी चाहिए, किसानों की बात पर संसद में बात हो और उसके बाद किसानों की जो मांग है उसको सरकार पूरा करे। लेकिन इस समय आपने देखा कि शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया। इसका मतलब सरकार किसानों से और लोकतंत्र से घबराई हुई है और किसान संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है और सरकार किसानों से, संविधान से, लोकतंत्र से भाग रही है। इस सरकार को भागने नहीं दिया जाए। सरकार अगर वोट से चुनी हुई सरकार है तो उसको बिल्कुल इसके लिए मजबूर करना होगा कि ये चुनी हुई सरकार वो किसानों को दुश्मन की तरह नहीं देख सकते। किसानों के साथ अपने ही देश की सरकार जंग नहीं लड़ सकती। नहीं, मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह से एक तो इतना पैसा सब निजीकरण हो रहा है, फिर भी पैसा नहीं है, पैसा जा कहाँ रहा है? वो चीज़ समझ, रेलवे भी किया, हमेशा बेचने की न्यूज़ आती है, खरीदने की न्यूज़ तो नहीं आती। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है और फिर नए संसद बन रहे हैं, और लेकिन इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरी अभी चीज़ जा पैसा कहाँ रहा है? हजारों करोड़ इस देश में मोदी जी जब आए उन्होंने कहा कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला लेकर चल दूँगा। इस देश ने एक शहीद आज़म देखा था, अब ये फ़कीर आज़म साहब हमारे देश में जो इस समय प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके लिए जेट विमान खरीदा जा रहा है और हजारों करोड़ खर्च करके। तो ये सरकार तो इसी में पैसे जा रहे हैं। और सबसे जो बड़ा खतरनाक इस समय है कि जो बैंक में अभी तक हो ये रहा था कि बैंक से अरबों खरबों रुपए का कर्ज लेकर के विजय माल्या भाग रहे थे, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी भाग रहे थे और डिफ़ॉल्टर सब बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर थे। अब जो सरकार का इरादा है कि पूरा का पूरा बैंक इन्हीं लोगों को दे दो, मतलब सिर्फ कर्ज नहीं, उस कर्ज का जो पूरा खजाना है, जो स्रोत है, वित्तीय स्रोत है, उस पूरे वित्तीय पूंजी पर पूरा कब्जा इस देश के बड़े पूंजीपतियों का हो जाए। तो बहुत ही खतरनाक इस सरकार का जो मंसूबा है और उससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। अभी तो कोरोना के फर्स्ट क्वार्टर में करीब 25% माइनस में जीडीपी चली गई और हमें लगता है कि अगर इसको हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे तो अभी तो ऐसा आर्थिक संकट इस देश में पैदा होगा तो बिल्कुल एक तरह से अकाल जैसी स्थिति देश में आ जाएगी। दूसरी चीज़ मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जितने भी बिल थे कांग्रेस के, वो जीएसटी का रहा हो या आधार कार्ड का रहा हो, और भी बहुत सारे हैं, आप जानते हैं इन सारी चीज़ों को, वो जब करने जा रहे थे तो बीजेपी ने विरोध किया था। आज उन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जैसा वो चाहते थे। तो क्योंकि आपसे तो ये नहीं पूछना चाहिए, हालांकि वो सीपीआई के लोग रहे हैं कांग्रेस के साथ में इतने सालों से, और निजीकरण मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या स्टैंड है? ये ज़रूर हमें लगता है कि ये जो नई आर्थिक नीति है इसकी दिशा, इसकी शुरुआत तो मनमोहन सिंह के ज़माने में हुई, लेकिन हमें डिग्री का फ़र्क करना चाहिए कि अभी चीज़ें हद से ज़्यादा, तो कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगे तो निजीकरण के नाम पर किसी ने कभी सोचा था कि रेलवे का भी निजीकरण हो जाएगा? किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने कभी सोचा था कि बैंक का फिर से निजीकरण हो जाएगा, कोयला खदानों का फिर से निजीकरण हो जाएगा? तो निजीकरण का भी एक रेंज होता है, एक दायरे में निजीकरण की लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, लेकिन पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसी आएगी कि सरकारी स्कूल ही खत्म हो जाए, पूरा एजुकेशन का प्राइवेट कारोबार बन जाए, पूरा हेल्थ एक कमोडिटी बन जाए, राइट के बजाय कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में चले जाइए। ये जो सरकार कहती है कि हम आपको आयुष्मान का बीमा देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप 4 लाख का भी हमको बीमा दे दें और कोई अगर किसी एक इलाज में, एक ऑपरेशन में, कुछ टेस्ट में वो पूरा 4 लाख निकल जाएगा, बिल बना देंगे। ये बड़े अस्पताल वाले बिल बना के पैसा नहीं लेंगे और उसके बाद लोग बिल्कुल उसी स्थिति में फिर हो जाएंगे। तो हमें तो ये चाहिए कि इस देश के अंदर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, इस देश के गरीब जहां उनको अधिकार मिल सके उसकी गारंटी। तो ये जो निजीकरण अभी हो रहा है इतने धड़ल्ले से, तो मुझे लगता है कि ये मनमोहन सिंह के ज़माने का निजीकरण नहीं है, ये मोदी और अमित शाह के ज़माने का निजीकरण है। और ये बिल्कुल इसीलिए लोगों ने एक नया शब्द इस्तेमाल कर दिया, ईजाद किया है कि कंपनी राज। ये अदानी अंबानी कंपनी राज हिंदुस्तान पर थोपा जा रहा है, ये सिर्फ निजीकरण की नीति नहीं है। एयरपोर्ट का नाम भी अहमदाबाद का, गुजरात का एक एयरपोर्ट है, उसका अडानी एयरपोर्ट कर दिया गया है। खैर एनीवे, मैं अगला सवाल पे आपसे बढ़ता हूँ, क्योंकि जैसे कि स्टेट पावर की बात हो रही थी आप लोग के ज़माने में, जब लेफ्ट सरकार में हुआ करती थी कि स्टेट पावर के हाथ में होना चाहिए इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आज
आज एहसास हो रहा है कि ये कितनी बड़ी चीज़ थी देश को। तो आप लोग आएँगे तो क्या स्टेट पावर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? या तो आप सपोज़ कीजिए, जो मैं समझता हूँ जितना, कि अगर ये गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, अगर मिल के 50-50 पार्टनरशिप पे अगर करते हैं कि जितना भी मुनाफ़ा होगा 50% तो एक फ़ायदे का सौदा हो सकता था, जो शायद मनमोहन सिंह के वक़्त में बहुत सारी चीज़ें हुईं। तो आप लोग आएँगे तो ऑप्शन क्या है अगर आप लोग जीत कर के आते हैं? अभी तो देखिए बहुत सारी बातें हो रही। इस कोरोना काल में लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा अभी के पूंजीवाद का जो मॉडल है, ये अनसस्टेनेबल है, ये चल नहीं सकता। तो अब निश्चित तौर पर हम लोगों को छोटे उत्पादन के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा अधिकार के बारे में सोचना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। इतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन, इतने बड़े-बड़े आपने खड़ा कर दिया और वो चल नहीं पाएगा। और जिस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया गया, आपका जो इशारा लघु उद्योग की तरफ जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए हमें लगता है कि देश में हमारे यहाँ तो बिल्कुल चाहिए, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, खेती आधारित उद्योग लगने चाहिए, जहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। ऐसे रोज़गार पर बढ़ाने वाला उद्योग लगना चाहिए। ये सब हाईटेक, जहाँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक का ज़माना चल रहा है, सिर्फ लोगों को बेरोज़गार बनाया जा रहा है। तो बेरोज़गार बनाने वाला सिर्फ मशीनीकरण और ये इस तरीके के उद्योग और टेक्नोलॉजी के नाम पर, मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ईवीएम का बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन कांग्रेस बाहर में तो आवाज़ उठाती रही है, लेकिन ईवीएम को लेकर के कभी संसद में उस लेवल पे एक ये नहीं चलाया कांग्रेस ने कि ईवीएम हटाना चाहिए, क्योंकि अभी का जो आया है एक क्वेश्चन मार्क तो है ईवीएम के ऊपर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के भी है कि बहुत सारी चीज़ों में इस पर गुंजाइश है। दूसरी चीज़ कि अभी हैदराबाद में जैसे इलेक्शन हुआ, बैलेट पेपर से हुआ तो रिजल्ट कुछ और आया, तो क्या इस पर क्या आपकी राय, क्या आपका मानना क्या है? हम तो इसके पक्ष में हैं कि ईवीएम ख़त्म किया जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी जितने चुनाव हुए हैं उसमें कितने धांधली हुई है नहीं हुई है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ईवीएम कहीं से भी कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। और आज के दौर में जहाँ लोगों को चुनाव पर उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए, पारदर्शिता बरकरार रहनी चाहिए, और इसीलिए ऐसा कोई भी सिस्टम जो मशीन पर और ऐसे तकनीक पर डिपेंडेंट है जिसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव की पारदर्शिता के लिए, विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को वापस बैलेट में जाना चाहिए। ये चुनाव में अगर बिहार में अगर हम लोग सरकार अगर बन भी जाती, बदल भी जाती, तब भी हम इस मांग को उठाते, और हार गए हैं तो इसके चलते हम नहीं कहेंगे कि ईवीएम के चलते हार हुई है, हम ये बात नहीं कहेंगे। हार के पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि ईवीएम ख़त्म करके हम लोग बैलेट में लौटें। अभी के जो हालात हैं, जैसे कि साक्षी महाराज ने कहा था 2019 के चुनाव के कि अगर इस बार अगर जीत गई तो 2024 बीजेपी, तो 2024 में इलेक्शन नहीं होंगे। तो नए संसद बन रहे, जिसकी मुझे लगती है कोई ज़रूरत नहीं थी नए संसद की, ये पैसा बर्बादी है, क्योंकि ये गरीब मुल्क है, और अगर वही बेरोज़गारों पे अगर खर्च किया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो क्या इशारा कहाँ जा रहा है? क्या संविधान में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे या बड़े पत्रकार आवाज़ उठाते हैं कि ख़त्म हो रहा है, संविधान ख़त्म हो रहा है, नई संसद बन रही है। तो क्या इशारा उस तरफ है, या अभी भी गुंजाइश है बहुत कुछ? गुंजाइश तो हमेशा बनी रहेगी इस हिंदुस्तान में, और गुंजाइश, उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है, तो इसीलिए उम्मीद तो बिल्कुल हम कभी नहीं कहेंगे कि हम नाउम्मीद हो जाए, लेकिन ज़रूर ये इशारा बहुत साफ है, बहुत साफ है कि ये जो सरकार है ये इस तरीके से माने पूरे सत्ता के भूखे हैं, और पूरी सत्ता पर कब्जा, कहीं कोई एक तरह से वन पार्टी रूल। जब 2014 में इनका नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, और आज तो बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त लोकतंत्र, एक तरह से वन पार्टी रूल आ जाए, कहीं कोई विरोध की आवाज़ ना, तो चुनाव में विरोध दिखे, और ना ही कोई व्यक्ति, अगर कोई नागरिक अगर कुछ कह दे, कुछ भी सवाल उठा दे, कोई आरटीआई ही दाग दे, कोई कुछ भी कह दे, तो उसके मैंने पूरे आवाज़ बंद करने के लिए हर संभव तरीके से सरकार दमन करती है। महिलाओं के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं कि जिस तरह महिलाओं के ख़िलाफ़ में अत्याचार बढ़े हैं, दलित हों या माइनॉरिटीज़ हों, जैसे गुलनास का मसला हुआ था यहाँ पे, और भी हमेशा कुछ ना कुछ, और पड़ोसी राज्यों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप नेशनल नेता हैं, नेशनल लेवल के नेता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष के ना तेजस्वी जी बाहर निकल रहे हैं, ना राहुल गांधी निकल रहे हैं किसान आंदोलन में, आप लोग गए, और वो कहा भी, आरोप भी लग रहा है कि ये वामपंथियों का और कांग्रेसियों का इनका है। तो किसान तो खैर सबका होता है, वो किसी पार्टी में भी है तो भी वो देश का होता है, लेकिन
इन लोगों को क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये डर गए हैं विपक्ष? अभी जैसे कि उनको केजरीवाल साहब को किया गया था, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद जो है यूपी के सीएम जो थे पूर्व, क्या नाम है, अखिलेश यादव जी, उनको अरेस्ट किया गया था। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही, तो बहुत सारी विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या इसका रीज़न? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। देखिए, पूरे इस देश में आमतौर पे ज़्यादातर विपक्षी दल वो किसान आंदोलन के पक्ष में है। अभी जो 8 तारीख का भारत बंद था, उस बंद को लगभग ज़्यादातर दलों का समर्थन मिला हुआ था। इसीलिए अब लड़ने का तौर तरीका अलग होता है। अब हर एक नेता से एक जैसी उम्मीद नहीं कर सकते, सब लोगों के अपने अपने स्टाइल होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जहाँ तक और जब किसान अगर रास्ते में हो तो इससे ज़्यादा आपको क्या विपक्ष चाहिए। इस समय विपक्षी दल हो चाहे ना हो, अब संसद का सत्र ही नहीं होगा, तो सत्र नहीं होगा तो आपको विपक्षी दल बहुत दिखेगा ही नहीं। लेकिन किसान तो दिख रहे हैं। किसान का आंदोलन, जहाँ लाखों में किसान पूरे सड़कों पर इस समय है, तो मैं सकता हूँ कि इस देश में कभी विरोध की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि 2014 से एक तरफ हम अगर देख रहे हैं कि मोदी और अमित शाह, योगी का एक पूरा ऐसा राज थोपा जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर अदानी अंबानी कंपनी राज, और समाज में कह लीजिए तो संघ परिवार का गुंडा राज थोपा जा रहा है। नहीं, मीडिया तो के ऊपर इसके खिलाफ आंदोलन में लेकिन कोई कमी नहीं है। अब रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद जो छात्रों का उभार आया, हमने नारा दिया कि नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, वो जेएनयू से जो आंदोलन शुरू हुआ वो आज बहुत बड़ा युवा उभार बन गया। और बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा, ये छात्र नौजवान थे जो सबसे बड़े इस समय बदलाव की ताकत के रूप में काम कर रहे थे। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन, 1 साल पहले सीएए के सवाल पर, एनआरसी एनपीआर के सवाल पर, संविधान के लिए इतना बड़ा आंदोलन, मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश के तमाम बुद्धिजीवी वो बाहर आए, अपनी आवाज़ बुलंद किए। तो हमें लगता है कि इस देश में ज़रूर लोकतंत्र को दबाने की जो भी कोशिश हो, अभी भी हिंदुस्तान में लोगों में ये एहसास है, और जब तक लोग जिंदा हैं, लोग लड़ेंगे, तब तक इस देश में लोकतंत्र जरूर सुरक्षित रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसान बहुत अच्छी तरह से, मुझे तो मैं हैरत हुई कि उन्होंने जिस तरह अडानी का, अंबानी का विरोध किया। तो दूसरी चीज़, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उसका विरोध कर रहे हैं वो बहुत एक डेमोक्रेटिक तरीके से। तो लेकिन ये चीज़ें, मतलब आज भी सारी विपक्षी पार्टियां जाती हैं गोदी मीडिया पे, और जा करके आपकी बात तो पहुंचती नहीं है, सारे सवाल तो उसी तरह के होते हैं। अभी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आप लोग उस तरह अपना एक ऑप्शन क्यों नहीं बनाते हैं? दूसरी चीज़, जब किसान समझ सकता है कि भाई मुझे इनका बायकाट करना है, आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग के प्रवक्ता विपक्ष से क्यों जाते हैं? हमें लगता है कि आमतौर पे बहुत गोदी मीडिया तो ऐसा मीडिया है जिसमें कहीं विपक्ष के लिए कोई बहुत जगह ही नहीं है। और सोशल मीडिया में आजकल सभी लोग सक्रिय है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो हमें लगता है कि मीडिया भी एक संघर्ष का एक इस समय एक बड़ा मंच है, कि हमें, अगर हम मान लेंगे कि देश में मुख्य धारा का पूरा मीडिया वो गोदी मीडिया ही है, उसको गोदी मीडिया को चुनौती देनी होगी। और इसीलिए जब चुनौती देंगे आप किसी चीज़ को, तो मेरे ख्याल से सिर्फ बॉयकॉट से नहीं होता है, बॉयकॉट भी करना चाहिए। लेकिन कभी कभी उस मीडिया के अंदर भी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे पत्रकारों का हमने देखा गोदी मीडिया में काम करते हैं, और समय समय पर उन्होंने, जब उनको लगा कि बहुत गलत हो रहा है, तो लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो जो भीतर भी रह करके लड़ते हैं, हम उसको भी कम करके नहीं आंकते हैं कि वो भी ज़रूर। मैं आखिरी के 1-2 सवाल पूछूंगा कि क्या बात है कि आप लोग जैसे 2002 जब भी देश क्राइसिस में आया, तो देश ने आप लोगों की तरफ देखा, लिफ्ट की तरफ गए। 63 सीट आपको मिली थी 2002 के बाद, जो चुनाव हुआ था। उसके बाद अभी आपके लिए बहुत एक ज़बरदस्त जीत आपको मिली है बिहार विधानसभा इसमें। तो ये मोमेंटम आप लोग का टूट क्यों जाता है? क्या वजह है? आप समझा नहीं पाते हैं जनता को, या जनता समझ नहीं पाती है कम्युनिज्म को? नहीं, अभी पुरानी बात को छोड़ दिया जाए। अभी मेरे ख्याल से अभी इस दौर में ये ज़रूर आपने जो कहा कि बिहार में इस बार माले का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन, और अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन उस समय में आया जब सबसे कठिन है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, और भाजपा जैसी पार्टी और उसकी तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए किसी आसान दौर की उपलब्धि नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब अंग्रेज़ी में कहता है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, तो हमें लगता है कि इस समय लेफ्ट को ज़रूर, और आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए ज़रूर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में टकराव था, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव का जो राजनीतिक विमर्श था, जो वैचारिक सवाल था मुद्दों पर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने माले को ही चुना था। वो मोदी जी से लेके, नड्डा साहब से लेके सारे लोग वो पूरा चुनाव भर माले के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहे। तो इसलिए बिहार ने तो साफ कर दिया कि जो वैचारिक लड़ाई है, इस लड़ाई में
एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी है, हिटलर और मुसोलिनी की पार्टी है, गोलवालकर के लोग हैं, तो इधर भगत सिंह और अम्बेडकर के लोग हैं। और बिल्कुल हमें लगता है कि आज 19 तारीख अभी बिस्मिल्लाह और अशफाकुल्लाह का भी शहादत दिवस है। तो ये जो हमारे पास विरासत है लेफ्ट के पास और पूरे देश में आज़ादी का आंदोलन की, इस विरासत को लेकर हम लोग ज़रूर लड़ेंगे और इन ताकतों को शिकस्त देंगे। पूरे इलेक्शन में आपने छेड़ दिया बात कि तेजस्वी जी अटैक करते रहे नीतीश कुमार पे, लेकिन बीजेपी पे वो अटैक करते हुए दिखाई नहीं पड़े थे। ना वो पता नहीं मैंने उस पर क्योंकि स्ट्रेटेजी का पार्ट था या हो सकता मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन चूँकि सरकार नीतीश जी की थी और नीतीश जी की सरकार और विधानसभा का चुनाव है, लेकिन हमने देखा कि बिहार के लोगों ने, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है। अगर आपने देखा कि 2010 में नीतीश जी के पास 115 सीट थी, बीजेपी के पास 91 सीट्स थी। ये पीक परफॉर्मेंस था एनडीए सरकार का, और वो बीजेपी मतलब प्री मोदी बीजेपी, उस समय मोदी नहीं थे। आज नीतीश जी 115 से 43 पर गिर गए, लेकिन भाजपा की भी संख्या घटी है, लेकिन वो 91 से 74 तक। इसका मतलब भाजपा इतनी चालाक पार्टी है, सत्ता में रहते हुए भी उसने इसकी गारंटी कर ली कि पूरा का पूरा जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको नीतीश कुमार को ही झेलना पड़े, बीजेपी बच निकले। लेकिन मैं बिहार की जनता को बार बार सलाम करता हूं कि लोगों ने समझ लिया, नौजवानों ने रोज़गार के सवाल पर, प्रवासी मजदूरों ने अपने लॉकडाउन की पीड़ा के सवाल पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजीकरण, इन तमाम सवालों पर किसी ने बीजेपी को छोड़ा नहीं। और हमें लगता है कि जैसे बंगाल का भी चुनाव होगा, इस चुनाव में भी हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि चुनाव विधानसभा का है, इसका मतलब ये ना हो कि केंद्र सरकार बच निकले। भाजपा इस समय पूरे देश में सत्ता एक तरह से झुक गई है, बिल्कुल एक तरफ भाजपा। तो पूरे डेमोक्रेसी में कोई बैलेंस नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और इसीलिए बिल्कुल ज़रूरी है इस दौर में कि भाजपा को हर चुनाव में वो बिल्कुल लोगों के सेंटर में लाया जाए, उसकी नीति, उसकी राजनीति, उसकी जो नफ़रत और झूठ की राजनीति है उसका भंडाफोड़ हो और लोग उसके खिलाफ गोलबंद हो। मैं आखिरी सवाल बंगाल के ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे, या आप गठबंधन का भी फैसला या कुछ भी जो आपने रखी हो बात, तो कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल की? नहीं, अभी तो हमारी कोशिश ये है कि बंगाल में हमने देखा कि एक विडंबना है, पूरे मुल्क में लोग भाजपा को जानते हैं और भाजपा के खिलाफ ज़बरदस्त लोगों में एक लोग सजग है, चौकस है। बंगाल में हमने देखा कि चूँकि अभी तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, एक अजीब किस्म की वहाँ स्थिति बनी हुई है कि एक बड़ा हिस्सा लोग कह रहे हैं कि भाजपा को एक बार मौका देके देखा जाए। तो बंगाल एक तरह से देश की राजनीति की मुख्य धारा से कट गया है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बंगाल के लोग, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको भाजपा को झेल कर ही, बंगाल में भाजपा की सरकार बनाकर ही तब आप भाजपा के बारे में समझेंगे। मोदी जी से समझ लीजिए भाजपा क्या है, जोगी जी से समझ लीजिए भाजपा क्या है, असम में, त्रिपुरा में, बिहार में, झारखंड में, इन सरकारों को देख करके, गुजरात को देख करके समझ लीजिए भाजपा क्या है। बंगाल के अंदर जैसे जैसे भाजपा की ताकत बढ़ी है, जिस तरीके की नफ़रत, जिस तरीके की गुंडागर्दी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, और हमको याद रखना होगा कि बंगाल पार्टीशन इस देश में एक बंगाल में हुआ था, एक पंजाब में हुआ था, और उस बंगाल में फिर अगर भाजपा का कहीं भी सरकार बन जाए, वो महज ये बात नहीं होगी कि चलो और एक राज्य में भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा को सत्ता में आने का जितना खतरनाक जो उसका मतलब निकल सकता है वो बंगाल में निकलेगा अगर बंगाल भाजपा के हाथ में चला गया तो। इसलिए हमारी पूरी कोशिश अभी है कि भाजपा के खिलाफ बंगाल को सेंसिटाइज किया जाए, बंगाल के लोगों को एक एजेंडा बंगाल में भी बने, जैसे बिहार में एक एजेंडा हम लोगों ने सूत्रबद्ध किया था 25 सूत्री, एक एजेंडा सूत्रबद्ध हो और भाजपा को रोकने के लिए एक पूरे चुनावी रणनीति बने। हम लोग कुछ चंद सीटों पर ही लड़ेंगे, चुनिंदा कुछ सीटों पर ही लड़ेंगे वहाँ। नहीं, मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पे कई लोगों ने आवाज़ उठाई कि कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई उतनी नहीं जीते, आप लोगों ने, लेफ्ट ने जीता, आपने स्पेशली आपकी पार्टी ने, CPI-ML की बात करें तो क्या बंगाल में अगर गठबंधन बनता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा? सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इतने साल तक वहाँ पर कम्युनिज्म रहा है, देखिए आइडियोलॉजी दो ही पार्टी में मुझे दिखाई पड़ती है, मैं जनता को भी बताऊँ
तो एक तो आरएसएस में दिखती है या लेफ्ट पार्टियों में दिखती है। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ आज, पता नहीं अलग ही मूड में हूँ मैं, इसलिए बहुत सारी बातें बोल दे रहा हूँ। शायद दीपंकर जी के साथ में इंटरव्यू करने का मौका मिला बहुत सालों के बाद, इसलिए तो मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि क्या कम्युनिज्म ने यही काम किया था? अगर बातों पे मैं अगर जवाब दूं कि वहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि हाँ बीजेपी को आए, तो अगर एक तरफ तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई सीपीएम का जो काडर था वो पूरा एक जंग आरएसएस की तरफ चला गया। वो कैडर शायद नहीं गए, लेकिन कुल मिला के पिछले 10 साल से एक तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और इसका फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। इस समय पूरे बंगाल में जो भी एक बदलाव जैसा माहौल है, तो उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है कि आज लेफ़्ट की ताकतें उस रूप में चुनाव में वोट बहुत घट गए हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि अब इसके तो बहुत सारे कारण हैं। 34 साल वहाँ लेफ़्ट का भी पूरा शासन रहा है, तो वो उसमें तो बहुत पुरानी बातें आ जाएंगी अभी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, एक नाजुक मोड़ है, नाजुक मोड़ पर बंगाल है, संभालना होगा। बंगाल को संभालने के लिए मेरे ख्याल से वो लेफ़्ट के ही लोग आगे आएंगे और पूरे देश को संभालने के लिए, भाजपा से, आरएसएस से देश को बचाने के लिए यही विचारधारा है, यही आंदोलन है, यही गरीबों की पार्टी है, आवाज़ है जो देश को बचाने का काम करेगी। मैं एक आखिरी मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि अभी जो आपके विधायक बिहार में जीते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या जैसे जो दलित बस्तियाँ हैं, मुस्लिम बस्तियाँ हैं, माइनॉरिटीज़ की जो हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो एजुकेशन की कमी है। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे क्या ऐसा कुछ कि एक लाइब्रेरी बनाए, उसमें कम से कम एक संविधान तो रखी दें ताकि लोग अपने एमएलए को क्या कहना चाहेंगे? अगर आपने मेरी मन की बात कह दी एकदम। ये बिल्कुल इस समय एजुकेशन, हेल्थ, ये भी मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना रोटी कपड़ा मकान है। तो इस समय हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो 12 विधायक हैं, एक तो अपने क्षेत्र के लिए काम ज़रूर करें, लेकिन वो पूरे बिहार के लिए काम करें। पूरे बिहार के तमाम ज़रूरतमंद लोग, तमाम जो लोग जिनको इंसाफ चाहिए, जिनको अपना एक समाज में बराबरी चाहिए, उन तमाम लोगों की आवाज़ बन करके काम करें। हमारी कोशिश होगी कि ये इसको हम सिर्फ माले का विधायक दल तो ज़रूर है, लेकिन हम एक कोशिश करेंगे कि बिहार में जितने बदलाव चाहने वाले लोग हैं, वो लोग माले को एक तरीके से इस्तेमाल करें। हमारे विधायकों का इस्तेमाल बिहार में चलने वाले हर आंदोलन, हम आपके माध्यम से कह दें कि बिहार में जितने आंदोलन चल रहे हैं, हर तरह के शिक्षक, स्कीम वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, छोटे फुटकर दुकानदार, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, तमाम लोग जितने आंदोलन कर रहे हैं, आप समझिए कि माले आपके लिए है। और बेशक बेहिचक लोग अपने मुद्दों को माले के पास पहुंचाएं। हम लोग भी पहुंचाने सिर्फ नहीं है, हम भी जाएंगे लोगों के बीच में और इन मुद्दों को लेकर के एक बड़ी लड़ाई। हमें लगता है कि 12 विधायक के साथ साथ जब हमारे 3 विधायक थे, मैं आपको वैसे एक बात कह करके ख़त्म करता हूँ। अभी पालीगंज में हमारे संदीप सौरभ जी जीते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। उनके चुनाव में मैं गया था, हमने देखा कि एक कुछ ऊंची जाति के भी नौजवान, जिनसे हम उम्मीद नहीं करेंगे कि वो माले के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, माले को वोट करेंगे, ऐसे नौजवान वो पूरा दिन रात एक करके लगे हुए थे, संदीप सौरभ के लिए प्रचार कर रहे थे। और ऐसे कुछ नौजवानों ने हमसे कहा कि दीपंकर जी, महबूब आलम का चुनाव कब है? तो हमने कहा कि 3rd फेज़ में है। तो तब तो बढ़िया है, हम लोग संदीप सौरभ का चुनाव प्रचार समाप्त करके बलरामपुर जाएंगे महबूब आलम के लिए प्रचार करने। हमने पूछा कि क्यों? कह रहे हैं कि महबूब आलम ने जो समान काम के लिए समान वेतन का हमारा मुद्दा है, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। तो जब हमारे 3 विधायक ने ये काम किया और उससे लोगों की उम्मीद जगी, तब 12 विधायकों को ज़रूर उससे ज़्यादा काम करना होगा। और मुझे लगता है कि बिहार के हर ऐसे लोग जो न्याय पसंद लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, वो सबकी मदद हमें मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि एक सलाहकार समिति बने जो हमारे विधायकों को गाइड करे, हमारे विधायकों को आइडिया दे, मुद्दा समझाएं, बताएं और इन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। मैं समापन से पहले मैं बता दूं कि लेफ्ट पार्टियों में ही ये खासियत है कि गरीब सा कार्यकर्ता, वो महबूब आलम हो, गोपाल रविदास हों या सौरभ जी हों, इस तरह के लोग भी निकल के आके विधायक बन सकते हैं। बाकी और पार्टियों में तो जैसा कि आप सुनते हैं कि आपके पास में चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तो आप खुद तय करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे देश में अभी एक वक्त था पहले कि लोग किताबें पढ़ते थे, अब किताब नहीं पढ़ते, अब
यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो सही लोगों का सर्च करें और जो बड़े राइटर हैं उनके बारे में पढ़ें कि आइडियोलॉजी है क्या। लोगों को नहीं पता कि ये एमएल की आइडियोलॉजी में और सीपीएम की आइडियोलॉजी में और सीपीआई में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ नेताओं को भी चाहिए कि बताएं जाके। ना मेरा मकसद हुआ कि मैं आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो होता क्या है कि एक मेंटली फ्रेम बना रहता है लोगों का। बहुत अच्छी एक मिशेल फूको, बहुत अच्छे फिलोसफर है, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी इंसान की फिलोसफी के ऊपर कि किसी भी इंसान को बोली जस्ट एक इंसान ड्रॉ करे तो वो क्या करेगा, सूट बूट पैंट शर्ट टाई पहने हुए वो मतलब जो है ड्रॉ करेगा, लेकिन जिसके हाथ कटे हुए हैं, जो गरीब बदन पे कपड़े फटे हुए हैं जिस्म पे, वो इंसान नहीं होते, वो ड्रॉ क्यों नहीं करता। तो ये मेंटल ब्लॉकेज होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर पढ़ें और जानें सीपीआई एमएल के बारे में भी और सभी पार्टियों के बारे में कि आइडियोलॉजी जानना समझना आज के वक्त में मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी सत्ता की जो आइडियोलॉजी होगी तो आप डिफरेंसेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपंकर जी आपका। और मुझे ये वीडियो बहुत ख़ास है, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी इस वीडियो को, मेरे दर्शक देखें, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आज दीपंकर जी ने बताई और एक बार में तो बहुत सारी बातें नहीं हो सकती। और आगे भी हम शहीद विनोद मिश्र जी का जो प्रोग्राम है उसमें हम आएंगे, कवर करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि कल पाँच कॉमरेड की बरसी है, 22वीं पुण्यतिथि है कॉमरेड वीएम की। और हर साल हम 18 दिसंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरी पार्टी बिहार में ये संकल्प लेती है, पूरे देश भर में, कि हम इसी विचारधारा पर, इसी मकसद के लिए काम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल यहाँ मुक्ताकाश जो मंच है वहीं पर एक कार्यक्रम होगा और पूरे बिहार भर से पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, हमारे नए विधायक भी सब लोग रहेंगे और हम लोग पूरा एक संकल्प लेंगे कि आज के दौर में पार्टी एक निर्णायक, एक जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई की है, उस लड़ाई में पार्टी आगे बढ़े। मैं फैज़ की लाइन पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फैज़ की एक लाइन है बहुत अच्छी कि कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराख, न दस्त नाख़ुन कातिल, न आस्तीं पे निशान, न सुर्खी लब खंजर, न रंगनों के सिना, न खाक पे कोई धब्बा, न बाम पे कोई दाग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराख। धन्यवाद। एस एस न्यूज़ फोर्स पटना।